क्या विजय के साथ गलत हो रहा है? क्या तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर ने विजय के मेजॉरिटी क्लेम को रिजेक्ट करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को शर्मसार किया है? क्योंकि विजय की पार्टी टीवी के फाइनली सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। उन्होंने गवर्नर का जो ये रिजेक्शन था उसे चैलेंज किया है अंडर आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उनका कहना है कि गवर्नर ने जो मेजॉरिटी क्लेम को रिजेक्ट किया दैट वाज इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और वो आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंट्राडिक्ट करता है, वायलेट करता है। सो लेट्स डिकोड की आखिर बात क्या है। आपको पता है कि तमिलनाडु में 234 सीट्स हैं टोटल असेंबलीज में, और अभी जो हाल में असेंबली इलेक्शन हुई उसके रिजल्ट में किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, हंग असेंबली रहा। लेकिन जो लार्जेस्ट पार्टी हुआ वो न्यूली फॉर्म्ड टीवी के तमिल लगा वेत्रा कजगम, ये जो विजय थालापति जो एक्टर रहे हैं उनकी पार्टी, जो फरवरी 2024 में ही बनी थी। बोले तो दो 2.5 साल हुए और इतनी टाइम में ये लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज हुई। लेकिन ये जो 234 की सीट्स है उसमें 118 चाहिए मेजोरिटी के लिए, और इस पार्टी को मिले हैं 108 सीट्स। 108 में खुद एक्टर विजय ने 2 जगह से चुनाव लड़ा था, जिसके कारण उन्हें एक सीट को अबेंडन करना होगा, तो कैलकुलेशन 107 पे आ जाएगा। 107 में एक कोई स्पीकर होगा तो कैलकुलेशन 106 पे आ जाएगा। हालांकि कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़कर, जो कि 20 साल से दोस्ती बनी थी, वो 20 साल की दोस्ती को ठुकराकर डीएमके कांग्रेस ने विजय थालापति का साथ देने का बात किया है। लेकिन उसके पास कुल मिला के हैं सिर्फ 5। 5 को ऐड कर दे तो 111 होता है, और ऐसे में 111 एमएलएज का सिग्नेचर लेकर विजय थलापति 7 मई को गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर से मिले थे। ये गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर तमिलनाडु के गवर्नर हैं, साथ ही ये केरल के भी गवर्नर हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऐसा रूम प्रोवाइड करता है जिसके अकॉर्डिंग एक कोई व्यक्ति 2 और मोर स्टेट्स और यूटीज का भी एडमिनिस्ट्रेटर और गवर्नर हो सकता है। तो राजेंद्र आर्लेकर से ये मिले, लेकिन राजेंद्र आर्लेकर ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि आपके पास अभी सिर्फ 111 एमएलए का सपोर्ट है। बोले तो 113 था ओवरऑल, लेकिन उन्होंने बोला कि कंप्लीट मेजॉरिटी का लिस्ट लेकर आइए। क्या ये जो एक्ट था, क्या ये जो डिमांड था गवर्नर का, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स और जो लॉ हैं, जो लेजिस्लेशन है, जो नॉर्म्स बने हुए हैं, उसको कंट्राडिक्ट करता है? उसको एक बार हम जल्दी से समझ लेते हैं। तो कुल मिला के बात क्या है कि आर्टिकल 164 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, आर्टिकल 164, ये अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर के बारे में बात करता है। सिमिलरली अपॉइंटमेंट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, बोले तो यूनियन लेवल पे आर्टिकल 75 है, सिमिलर बात करेगा। बस यहाँ गवर्नर होगा तो यहाँ प्रेसिडेंट होगा, यहाँ चीफ मिनिस्टर होगा, यहाँ प्राइम मिनिस्टर होगा, और उनकी टीम होगी जिसे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी बोलते हैं। आर्टिकल 164 के तहत गवर्नर के पास पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बना सकता है। ये गवर्नर का एक तरीके से बोले तो डिस्क्रिशनरी पावर है। डिस्क्रिशनरी बोले तो अपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड के थ्रू, अपने रीजनेबल इंटरप्रिटेशन के थ्रू, किसी भी लॉजिक की बेसिस पे, बोले तो आर्बिट्ररी नहीं, ये पावर यूज करना है। अगर गवर्नर को रीजनेबली ये परसीव होता है कि कोई एक व्यक्ति हाउस के मेजॉरिटी को होल्ड कर सकता है, एंजॉय कर सकता है, बोले तो कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस को एंजॉय कर सकता है, ऐसे में उस व्यक्ति को बिफोर ही प्रूव्स इट एक्चुअली, वो उसे चीफ मिनिस्टर के लिए इनवाइट करता है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए इनवाइट करता है। और उसके बाद होता है फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट वो जगह है जहां एक्चुअल मेजॉरिटी प्रूव की जाती है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये बिल्कुल अभी तक सेट प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें एक सरकारिया कमीशन बना था 1983 में। ये कमीशन बना था स्टेट सेंटर रिलेशनशिप, बोले तो फेडरल रिलेशनशिप को मॉनिटर करने के लिए, और उसके बारे में कुछ रिसर्च करके सुझाव देने के लिए, टू एनहांस इट्स मैकेनिज्म। ये सरकारिया कमीशन ने 1988 में अपना रिपोर्ट पब्लिश किया, जिसमें इसने सुझाया था कि फ्लोर टेस्ट बहुत जरूरी है। बोले तो उसने बोला था कि जो मेजॉरिटी है वो सिर्फ एक ही जगह प्रूव हो सकती है, वो है फ्लोर टेस्ट। और फ्लोर टेस्ट का मतलब क्या है? फ्लोर टेस्ट भी मस्ट बी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। बोले तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगा
उसके फ्लोर पे जब हाउस इन सेशन होगा, हाउस प्रोसीडिंग चल रही होगी, तभी ये वोटिंग होगी और उसी समय डिटरमाइन किया जाएगा कि आखिर किसके पास मेजोरिटी है, आखिर कौन कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस को एंजॉय कर रहा है। बोले तो क्लियरली एक केस हुआ एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए जिसके कारण ये चर्चा में है। एसआर बोमई कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे, इनके बेटे भी अभी बीजेपी से चीफ मिनिस्टर बने थे। एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया था कि जो मेजोरिटी है वो हमेशा एक ही जगह प्रूव होगा, बोले तो फ्लोर टेस्ट पे। सरकारिया कमीशन ने तो इस बात को रिकमेंड किया था और कमीशन के रिकमेंडेशन का कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसे किसी एक्ट या लेजिस्लेशन के थ्रू लीगल टीथ ना दिया जाए। लेकिन हाँ, जुडिशरी के पास भी तो पावर है, इंटरप्रिटेशन के थ्रू वो लीगल टीथ प्रोवाइड कर सकती है। एंड दैट इज व्हाट वाज डन इन द केस ऑफ एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां कोर्ट ने ये डिटरमाइन कर दिया कि फ्लोर टेस्ट इज गोइंग टू बी द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये टेस्ट की आखिर मेजोरिटी आप एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं, ये हाउस के फ्लोर पे ही हो सकता है, ना कि गवर्नर के दरवाजे पे। ऐसे में क्या गवर्नर का ये डिमांड करना कि आप पूरे 118 एमएलए का सिग्नेचर ले आइए फिर आपको इनवाइट करेंगे, क्या ये लीगल है? तो सेट प्रिंसिपल है। सरकारिया कमीशन ने भी ये रिकमेंडेशन दिया, एसआर बोमई के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने भी इसे रीइटरेट किया और साथ में जगदम्बिका पाल जो कि 2006 का जजमेंट है, बिहार के केस में हुआ था, और सिमिलर ऐसे जजमेंट्स हुए जहां इस बात की रीइटरेशन की गई, द सेम प्रिंसिपल वाज बीइंग री इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट, कि ये बात जरूरी है कि इन केस ऑफ हंग असेंबली अगर किसी भी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, इन दैट केस व्हाट शुड बी द प्रोसेस। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, दैट इज दैट इज व्हाट, कि सबसे पहले मौका मिलना चाहिए। अगर अगर मेजोरिटी नहीं है, हंग असेंबली है, तो सबसे पहले मौका मिलना चाहिए किसे? बोले तो हंग असेंबली के केस में ही अगर मेजोरिटी है किसी एक पार्टी की, तो फिर तो कोई बात ही नहीं, उस पार्टी को इनवाइट किया जाएगा, दैट इज वेरी मच सर्टेन रूल। लेकिन अगर हंग असेंबली है तो ऐसे में सबसे पहले मौका मिलेगा लार्जेस्ट सिंगल पार्टी को। बोले तो वो पार्टी जो सबसे लार्जेस्ट है उसे सबसे पहले मौका देना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर ये लार्जेस्ट सिंगल पार्टी अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाई, देन कम्स दी पोस्ट पोल अलायंस। पोस्ट पोल अलायंस बोले तो चुनाव के बाद अगर कोई अलायंस बनता है। बोले तो अभी बात चल रही है कि एआईडीएमके और डीएमके जो दोनों धुर विरोधी रहे हैं, बिल्कुल भाजपा और कांग्रेस की तरह, वो भी साथ मिल सकते हैं विजय को रोकने के लिए। ऐसे सिचुएशन में इनका नंबर अगर आएगा भी तो पहले विजय को मौका मिलना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अकॉर्डिंग, और उसके बाद ही इनका नंबर आता है। अगर ऐसे में भी नहीं बना तो फिर कोई बाहर से समर्थन, एक्सटर्नल सपोर्ट जिसे बोलते हैं, उसके तहत अदर मैकेनिज्म है। अगर वैसे भी नहीं बना तो हाउस को डिसॉल्व करना पड़ता है और फ्रेश इलेक्शन इनवाइट करना होता है, जैसे कि 2006 में बिहार में भी हुआ था और भी बहुत जगह नंबर ऑफ टाइम्स हुए हैं। तो इस सेट प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट था वो ये था कि चूंकि लार्जेस्ट पार्टी ऑब्वियसली विजय है, कोई प्री पोल अलायंस नहीं है। अगर प्री पोल अलायंस कोई होता जिसे बहुमत मिली होती, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, सरकारिया कमीशन, एसआर बोमई, ये बात रीइटरेट करते हैं कि प्री पोल अलायंस को अगर मेजॉरिटी मिली है तो उसे प्रायोरिटी देंगे। बोले तो उसे पहले मौका देंगे सरकार बनाने का। सरकार बनाने का मौका का मतलब क्या है कि उसे पहले चीफ मिनिस्टर का वो देंगे, क्योंकि मौका देने के बाद वो सरकार बना पाया या नहीं, इस बात का टेस्ट तो सिर्फ फ्लोर पे ही हो सकता है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन विल बी कॉल्ड। तो क्या ये सच में विजय के साथ अन्याय हो रहा है? जब तक वो मेजोरिटी नहीं जुटा पाएंगे, उनके साथ अगर सरकार बनाने को इनविटेशन नहीं दिया गया, अगर बीजेपी की सरकार होती, बीजेपी की पार्टी उधर होती, तो अब तक तो क्या से क्या हो गया होता, गुल खिल गए होते, गुलशन बन चुका होता। लेकिन चूंकि इधर विजय है, तो देखना होगा आखिर होता क्या है। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज से होकर गुजर रही है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।